यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपकी आज की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेंगे, तो पूरा ही मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सभी लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे और पूरा मॉडल पेपर का आंसर शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देख के जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि अभी समय है। बच्चों, आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित किया गया। पूर्णांक 100 अंकों का होगा और निर्देश आपको पता है बच्चों, आपने पढ़ रखा है, बहुत सारे मॉडल पेपर में मैंने बताया है। सबसे पहले हम आपको जल्दी जल्दी बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता देते हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा। पहला प्रश्न ये है कि समाजशास्त्र का लक्ष्य क्या है बच्चों। तो समाजशास्त्र का लक्ष्य है सामाजिक संरचना का अध्ययन, बी वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, तो ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। फिर अगला प्रश्न बनता है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जातिवाद है, सी वाला सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो देखिए, एक रूपता, कृषि, प्राथमिक संबंध, ये सब ग्रामीण समाज की विशेषता है, लेकिन गतिशीलता विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन किस आयोग ने किया है। तो सेन आयोग ने किया है, डी वाला सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है सातवां, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। तो ये सभी हैं, कौन कौन सी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सभी भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। आठवां प्रश्न है बच्चों, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है। ये लाइन जो है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है। तो हर्ष कोविट्स ने कहा है, डी वाला आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई। 1950 में हुई, बी वाला आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया था। तो एमिली डिकाइम ने किया था, सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद वह प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश अन्य कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उनके संसाधनों का शोषण करता है। 12वां प्रश्न है, लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। लिंगानुपात किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात है जिसे आमतौर पर प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। 23वां प्रश्न है बच्चों, वैश्वीकरण से क्या लाभ है। तो वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ है। पहला है रोजगार में वृद्धि, मुआवजे में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, निवेश में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास। 14वां प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है किसी क्षेत्र में अत्यधिक और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जिससे संसाधनों की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 15वां प्रश्न है, संस्कृतिकरण को परिभाषित करें। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या समुदाय के लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। 16वां प्रश्न है बच्चों, जनजातियों की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। तो जनजातियों को अर्जित विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आर्थिक आधार पर, यानी शिकारी, खाद्य संग्रहकर्ता, पशुपालक, कृषक और शिल्पकार जनजातियां। दूसरा है सांस्कृतिक आधार पर, भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्गीकरण। तीसरा है आवासीय आधार पर, पर्वतीय, वनवासी, मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां। 17वां प्रश्न है बच्चों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की। तो बच्चों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने 1873 ईस्वी में की। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति भेदभाव, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समानता और शिक्षा का प्रचार करना था। 18वां प्रश्न है, हरित क्रांति की 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव है। पहला है पर्यावरणीय क्षति।
अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता घटती है और जल प्रदूषण होता है। फिर आर्थिक फिर आपका दूसरा प्रश्न है आर्थिक असमानता। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक असमानता। दो नकारात्मक प्रभाव बताने तो पहला हो गया पर्यावरणीय क्षति और दूसरा हो गया आर्थिक असमानता। बड़ी भूमि जोत वाले किसान लाभान्वित हुए जबकि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से पिछड़ गए। 19वां प्रश्न है औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो औद्योगिक समाज में मशीनों का उपयोग, शहरीकरण, श्रम विभाजन, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता प्रमुख विशेषताएं हैं जो उत्पादन और जीवन शैली को बदलती हैं। फिर 20वां प्रश्न है बच्चों वर्क आधारित आंदोलनों से आप क्या समझते हैं। वर्क आधारित आंदोलन वे सामाजिक और राजनीतिक प्रयास हैं जो किसी विशेष वर्ग, श्रमिक, किसानों या निम्न वर्ग के अधिकारों, हितों और समानता की मांग के लिए किए जाते हैं। फिर आ जाइए बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आप 21वां प्रश्न है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कर्म वे सामाजिक और आंदोलनात्मक प्रयास हैं जैसे आरक्षण, शिक्षा, जागरूकता अभियान, सामाजिक समता गतिविधियां जो जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समानता, अधिकार और विकास की दिशा में योगदान देते हैं। फिर 22वां प्रश्न है बच्चों की भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण निम्न हैं। पहला है लिंग चयनात्मक गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या के कारण। प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी PNDT का असुरक्षित उपयोग, पढ़ाई लिखाई का भेदभाव, बेटी शिक्षा के प्रति कम जागरूकता, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा। 23वां प्रश्न बच्चों औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण के कारण रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं जिससे संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। इससे पारिवारिक एकता कमजोर होती है, आर्थिक सहयोग कम हो जाता है और सदस्य अधिक स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। फिर 23वां प्रश्न बच्चों ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायत की शक्तियां स्थानीय सरकार के तहत होती हैं जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, आजीविका और स्थानीय मुद्दों का समाधान करना शामिल होता है जिससे गांव का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। 25वां प्रश्न है पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणीय आंदोलन वह सक्रियता है जिसमें समाज के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास के लिए काम करता है। यह आंदोलन पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करते हैं। 26वां प्रश्न है सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव लाने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो व्यक्ति, समुदाय या समाज के अधिकार, समानता और न्याय की लड़ाई को मजबूती देते हैं। यह आंदोलनों से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है, कुरीतियों को समाप्त किया जाता है और लोगों को सशक्त किया जाता है। फिर आ जाइए विशिष्ट उत्तरीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अभी आप पढ़ लीजिए अपने लर्निंग मटेरियल से एग्जाम से पहले। भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों के स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है, इसको पढ़ के जाना। और दूसरा है दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए, आपने निबंध के तौर पे भी पढ़ा होगा। फिर 28वां प्रश्न है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। या फिर अथवा में आप पढ़ के जाना भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 29वां पढ़ के जाना भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। या फिर हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए।